Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will continue our MCQ series related to computer awareness and as you know ये series हम 6 days तक continue करने वाले हैं and daily 20 questions discuss करेंगे. I hope students आप notes ज़रूर बनाएंगे इस video series से because it will be really helpful for you to revise the concepts just before the exam. So utilize this video series to make notes out of it. And if you have any queries, just drop them in the comment box. I will surely address your concern. And just to remind, through my channel, I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos. And let's begin now. So students, the fourth session of this video series, हम आज यहाँ क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करेंगे इस सेशन को. सो इन अ डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स आर ग्रुप टू फॉर्म. सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे ये पूछा है कि डेटाबेस में जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं, जो भी फाइल्स आपस में रिलेटेड है, उन्हें जब ग्रुप किया जाता है तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं. सो जो भी रिलेटेड फाइल्स को जब ग्रुप किया जाता है उस पूरे ग्रुप को बोलते हैं रिकॉर्ड. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है. जितनी भी फाइल्स डेटाबेस में रिलेटेड होती हैं आपस में उन्हें ग्रुप किया जाता है साथ में और इसी ग्रुप को हम बोलते हैं रिकॉर्ड. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101. अ टेबल कंसिस्ट ऑफ. तो आपसे पूछा है कि जो डेटा टेबल होता है एक्सेल में वो क्या क्या कंसिस्ट करता है. ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास. तो हमेशा टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं, तो रोज एंड कॉलम्स. यहाँ पे आप बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102. द पर्पस ऑफ एन इंडेक्स इज टू प्रोवाइड डैश टू द फाइल इट इज़ इंडेक्सिंग. ओके, तो इंडेक्स का मतलब हम जो बेसिक जनरल लेमन लैंग्वेज में जानते हैं वो क्या है? लिस्ट ऑफ डेटा. इंडेक्स का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि पर्पस ऑफ एन इंडेक्स इज़ टू प्रोवाइड डैश टू द फाइल इट इज़ इंडेक्सिंग. तो जिस भी फाइल को इंडेक्स किया जा रहा होगा, द फाइल दैट इज़ बीइंग इंडेक्स्ड, ठीक है, उसका पर्पस क्या हुआ, क्यों हम किसी फाइल को इंडेक्स करते हैं. सो दैट हम उसे ईजिली असेस कर सकें. जब भी हमें असेस करना हो तो अगर हम मेंशन कर देते हैं कि फाइंड दिस टॉपिक ऑन पेज नंबर दिस, हम अपनी फाइल्स या बुक्स में भी इस तरह के इंडेक्स को देख सकते हैं. ठीक है, तो वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है? सो दैट डेटा को ईजिली असेस किया जा सके. तो इंडेक्सिंग से हमेशा असेस पाथ क्रिएट होता है. सो कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आप देखें, ये तो हम बात कर रहे हैं अपनी जनरल लाइफ में कि हम किस तरह से इंडेक्स का यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर में भी जो है इंडेक्सिंग इसीलिए की जाती है सो दैट जो सर्च इंजन है उसको प्रॉब्लम ना हो किसी भी डेटा को असेस करने में. तो ये असेस पाथ होता है इंडेक्सिंग. बट अगर इंडेक्स नहीं होगा तो सर्च इंजन वुड स्कैन एवरी डॉक्यूमेंट इन द कॉर्पस एंड दिस विल रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम एंड कंप्यूटिंग पावर. तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए डेटा हमेशा इंडेक्स्ड फॉर्म में ही सेव किया जाता है. नेक्स्ट आपसे पूछा है कि द डेटाबेस इन्वायरमेंट हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट. सो यहाँ पे आपसे पूछा है कि डेटाबेस इन्वायरमेंट में सब कुछ है, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है डेटाबेस इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड नहीं होता है. तो सेपरेट फाइल्स डेटाबेस इन्वायरमेंट में जो है इंक्लूडेड नहीं होती हैं. अदरवाइज यूजर्स, डेटाबेस एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये सब वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, बट सेपरेट फाइल्स वहाँ पर नहीं होती हैं. सो यू विल मार्क ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच. सो डेटाबेस अप्रोच के यहाँ पे आपसे एडवांटेज पूछी है. एलिमिनेशन ऑफ डेटा रिडंडेंसी, ऑफकोर्स ये होता है. एंड बी इज़ एबिलिटी टू एसोसिएट रिलेटेड डेटा. सी इज़ इंक्रीज सिक्योरिटी. सो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव. बिकॉज जो डेटाबेस अप्रोच है उसके थ्रू डेटा रिडंडेंसी यानी कि डेटा जो एक्स्ट्रा कहीं सेव हो जाता है उस तरह की चीज़ें एलिमिनेट की जा सकती हैं. क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा अगर आप कहीं सेव कर रहे हैं, जो डेटा आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है, आप उसे एक और जगह पे सेव कर रहे हैं, जो है एक फाइल की जगह पे दूसरी फाइल में फिर सेव कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप जो है स्टोरेज स्पेस जो है ज़्यादा कंज्यूम करेगा. सेम डेटा की अगर डुप्लीकेसी हो रही है, डबलिंग हो रही है, तो ठीक है, ये एलिमिनेट करता है डेटाबेस अप्रोच. एंड इट ऑल्सो इनेबल्स टू एसोसिएट रिलेटेड डाटा. तो अगर कोई डाटा एक दूसरे डाटा से रिलेटेड है तो हमेशा वो डेटाबेस अप्रोच के थ्रू एक साथ आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं. तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है. एंड इंक्रीज सिक्योरिटी ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है. तो यहाँ पे डी ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 सेज when changes occur in a data item, if every file which contains that field should not be updated then it leads to. सो आपसे ये पूछ रहा है किसी डेटा में अगर कोई चेंज अकर हो रहा है और अगर वो जिस फाइल में वो डेटा जिस फील्ड में कंटेंट है वो फाइल, उसको अगर हम अपडेट ना करें तो इससे क्या हो सकता है? इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी. यानी कि अगर हम जो डेटा हमारे पास सेव्ड है अगर उसमें कोई चेंज अकर हो रहा है, हम अगर उसे अपडेट कर दें तो दैट डेटा विल रिमेन कंसिस्टेंट. बट अगर हम उसे अपडेट नहीं करते हैं तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी
जो है अकर होती है, और इसलिए हर एक डेटा जो भी सेव्ड है अगर उसे इस तरह से ना अपडेट किया जाए तो डेफिनेटली इट विल लीड टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी। अदर देन अभी डेटा रिडेंडेंसी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। डेटा सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं, और डेटा लॉस भी नहीं होगा। डेटा आपके पास जैसा सेव्ड वैसे ही रहेगा, बस अगर आप उसे अपडेट नहीं करते तो वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, इसीलिए डेटा इनकन्सिस्टेंसी। So next question is question number 106. It says when the same data field is stored more than once in a while then it leads to। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर सेम डेटा फील्ड को हम दो जगह स्टोर कर दें, कर देते हैं अगर, तो इट विल लीड टू व्हाट। तो यहाँ पे डेटा रिडेंडेंसी यानी कि एक्स्ट्रा या अतिरिक्त, रिडेंडेंसी का बेसिकली जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में आप बोलेंगे तो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा। तो अगर आप किसी डेटा को एक्स्ट्रा सेव कर रहे हैं कहीं पर या डबलिंग कर रहे हैं तो वो डेटा रिडेंडेंसी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 107। इट सेज डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड। सो आपसे पूछा कि डेटा सिक्योरिटी थ्रेट इंक्लूड्स व्हाट। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, प्राइवेसी इन्वेजन होता है उसमें, हार्डवेयर फेलियर भी हो सकता है, फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा भी हो सकता है। तो अगर सो इफ़ द डेटा सिक्योरिटी गेट्स ब्रोकन तो क्या हो सकता है, प्राइवेसी इन्वेजन भी हो सकता है, आपकी प्राइवेसी विल बी इन्वेडेड, हार्डवेयर फेलियर भी हो सकता है, कुछ वायरस जो है आपके हार्डवेयर को करप्ट कर सकता है, और फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। सो जो भी डेटा इस तरह से डेटा को हैक करके जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके साथ मैनिपुलेशन भी हो सकता है। बिल्कुल ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 108। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 में है अपडेटिंग अ डेटाबेस मीन्स। तो आपसे पूछा है कि डेटाबेस को अपडेट करने का क्या मतलब होता है। A is revising a file structure, B is reorganizing the database, C is modifying or adding records। So अगर हम किसी डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं तो हम इन तीनों ही तरीके से कर सकते हैं, यानी ये तीनों ही दे लीड टू अपडेटिंग द डेटाबेस। तो इसलिए ये सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। अगर आप फाइल स्ट्रक्चर को रिवाइज कर रहे हैं या डेटाबेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं या आप रिकॉर्ड्स को ऐड या मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें कहाँ लीड करती हैं, डेटाबेस की अपडेटिंग में। तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 109। फर्मवेयर मीन्स। आपसे पूछ रहा है कि फर्मवेयर का मतलब क्या होता है। सो फर्मवेयर का मतलब बेसिकली ये होता है कि सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन गिवन इन द हार्डवेयर। सो फर्मवेयर से आप समझ सकते हैं बेसिक मतलब क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद योर। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि जो IBM कंपैटिबल पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें आपको बायोस यानी BIOS, ये फुल फॉर्म के टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे, इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया था तो मैंने ये भी डिस्कस किया था IBM कंपैटिबल पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में, और BIOS जो होता है ये भी डिस्कस किया था हमने। तो BIOS का सिंपली आप फुल फॉर्म जान लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS ये क्या है, ये एक फर्मवेयर है जो IBM कंपैटिबल कंप्यूटर्स में उसके साथ ही आता है। तो फर्मवेयर सिंपली क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परमानेंटली एच्ड विद अ हार्डवेयर डिवाइस। सो परमानेंटली उसे एच किया जाता है, वो पहले से ही आपकी रीड ओनली मेमोरी जो होती है उसके साथ वो प्रोग्राम्ड आपको मिलती है। ठीक है, डिवाइस के साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 110। फॉर ईच इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम इन अ मेमोरी द CPU गोज थ्रू अ। सो आपसे ये पूछा है कि जब भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मेमोरी के थ्रू CPU क्या क्या करता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है पूरे प्रोसीजर का सीरीज़ पूछा हुआ है, स्टेप पूछा हुआ है बेसिकली। तो सबसे पहले CPU फेच करता है, देन डिकोड करता है, एंड देन CPU एग्जीक्यूट्स द सीक्वेंस गिवन इन द प्रोग्राम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन C करेक्ट है, यानी फेच डिकोड एग्जीक्यूट सीक्वेंस, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है या करेक्ट स्टेप सीक्वेंस है जो भी CPU फॉलो करता है वाइल गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। Next is question number 111. It says which of the following is the ascending order of data hierarchy। So आपसे पूछा है कि डेटा के हायरार्की के अकॉर्डिंग आपको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा यानी कि बिट, देन उससे जो है लार्ज उसमें कौन आता है, बाइट, देन फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल एंड देन डेटाबेस। तो इसे याद रखना आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत जगह पे आता है। लोग अक्सर जो है फील्ड और फाइल से कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा बिट के बाद बाइट, देन फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल एंड देन डेटाबेस। तो इसे आप अच्छी तरह से लिख ज़रूर लीजिएगा, this ascending order of the data hierarchy।
सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 112। अ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट एन इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एंड सो आपसे पूछा है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट तो होती है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होती है, और क्या एक चीज़ होती है। तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, स्टेबलाइजर, प्रिंटर, नेटवर्क, मेमोरी यूनिट। तो हमेशा जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें इनपुट आउटपुट यूनिट्स होती है, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। The next question we have here is question number 113 is it says magnetic tape can serve as। so magnetic tape के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी आपको मेंशन किया था कि हम मेमोरी यूनिट्स जितनी भी हैं उनको अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। सो फिलहाल आपसे यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मैग्नेटिक टेप। सो यहाँ पे पूछा है कि इट कैन सर्व एज इनपुट मीडिया, आउटपुट मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये ऑल ऑफ दी अबव की तरह आपके पास सर्व कर सकता है। इट कैन ऑल्सो सर्व एज एन इनपुट मीडिया, आउटपुट मीडिया भी बन सकता है मैग्नेटिक टेप। आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया तो होती ही है ये, ठीक है। तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके यहाँ पे करेक्ट हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूजफुल फॉर। सो सुपर कंप्यूटर्स को मेनली किस लिए जो है यूज़ किया जाता है, दे आर यूजफुल फॉर व्हाट। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स को। या तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 115 एंड इट सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज़ वॉलेटाइल। सो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जो कि डिवाइस के स्विच ऑफ होने पे वैनिश हो जाती, गायब हो जाती है। तो हमेशा जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अदर मेमोरीज जितनी भी यहाँ पे मेंशन है ना, ये नॉन वॉलेटाइल फॉर्म ऑफ मेमोरीज हैं। नेक्स्ट इज 116 रैम चिप्स। तो यहाँ पे रैम चिप्स के बारे में पूछा है आपसे कि ये क्या होती हैं। इट अलाउज द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये जो रैम चिप्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो है इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई रोम, ठीक है। तो ई रोम क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने स्टूडेंट्स पी रोम और ई रोम को डिस्कस किया था, बट ई रोम क्या है ये आपके लिए शायद नया टर्म है, आप ऐड कर लें। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इससे पहले जब हमने ई रोम पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, उसमें इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। आप अगर इसमें इलेक्ट्रिकली ऐड कर लें तो ये ई रोम बन जाता है। तो यानी कि जो पहले वाला ई है इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली एंड जो दूसरा वाला ई है इट स्टैंड्स फॉर इरेजेबल, ठीक है। बाकी वही सेम है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ये क्या होता है, यहाँ पे ही आप इसके फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं कि इट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो यहाँ पे डी करेक्ट है। नेक्स्ट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है आपसे ये पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देख लीजिए, इट अलाउज द सेम कंप्यूटर टू हैव मल्टी। तो सिंपल है इसका आंसर, आप इसे ब्रेक ही कर लीजिए इस वर्ड को तो भी आप समझ जाएंगे। मल्टी एंड प्रोसेसिंग में अगर आप इसमें दो में ब्रेक कर लेते तो भी आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। मल्टी प्रोसेसिंग इज अलाउइंग द सेम कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स, यानी एक ही कंप्यूटर में कई सारे प्रोसेसर्स को अगर आप अलाउ करें तो वो मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट So next you have question number 119. It says how many units in a single bus structure will communicate at a time. So जो single bus structure होता है उसमें कितने units एक बार में communicate कर सकते हैं। तो यहाँ correct option होगा आपका 2 units can be communicated at a time in a single bus structure. और लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 120. दिस सेज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में आपको कुछ जो है स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 सेज परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, स्टेटमेंट 2 सेज स्टोर डाटा एंड स्टेटमेंट 3 सेज परफॉर्म कंपैरिजन एंड स्टेटमेंट 4 सेज कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस। सो आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि जो ALU है उसके बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसमें से सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड परफॉर्म कंपैरिजन करेक्ट है। अदर्स जो है स्टोरेज डेटा स्टोर करना ALU का काम नहीं है, और कम्युनिकेट करना इनपुट डिवाइसेस से अदर इनपुट डिवाइसेस से ये भी ALU का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत जो है ध्यान से देखना होगा इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे स्टेटमेंट्स भी दिए हुए होते हैं। वैसे तो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कभी देखे नहीं है कि स्टेटमेंट दिया और देन ऑप्शंस दिए हों कि उसमें से कौन सा करेक्ट और कौन सा नहीं, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ALU से रिलेटेड अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है
कि इट कैन परफॉर्म, आपको 4 ऑप्शंस दिए और 3 जो है उसके परफॉर्म जो उसके फंक्शन है उससे रिलेटेड ना हो, और एक सिंगल उससे जो है उसके फंक्शन से रिलेटेड हो, जैसे कि डेटा स्टोरेज वहाँ पे दिया हो, या कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस दिया हो, या परफॉर्म कंपैरिजन, तो आप परफॉर्म कंपैरिजन को आराम से टिक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, किस तरह का स्ट्रक्चर आता है आपके क्वेश्चंस में, ये अलग हो सकता है बिल्कुल, लेकिन आपका ऑफकोर्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ALU एंड CPU के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, और अदर क्वेश्चंस भी जो मुझे रिलेवेंट लगेंगे मैं उन्हें टाइम टू टाइम इंक्लूड करती रहूँगी। So this is all for today. Hope the questions were clear to you, and as this week we will be covering MCQs on computer awareness as our topic for the one topic 1 week series. There are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel, और अगर आपको BHU BCom entrance या other entrances से related किसी टॉपिक में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe, like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.